सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से जरूर से जुड़े एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप गूगल प्ले स्टोर से एंड विजिट सौरभ पांडे UPSC.com। सो लेट्स स्टार्ट। 1 मार्च है। एक तो एवलांचे ज्योग्राफी का टॉपिक है, आदित्य एल1 मिशन साइंस टेक का टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, AI रेस अगेन साइंस एंड टेक एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में है और इस पर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो इवन कई सारे एरियाज़ में से प्रश्न आ सकते हैं। एवरी सैटरडे आई गिव यू ऐसे क्वेश्चन, तो ये देख लेते हैं। ऐसे टॉपिक देख लो, क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया मोरल और इकोनॉमिक, ये आपको लिखना है। बहुत इजी टॉपिक है, इस पर आप लिख सकते हैं एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ ऐसे कोर्स। अगर आपको यू हैव टू गेट इट इवेल्युएटेड, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या जो आपके यू कैन से कि जो कोर्सेस अवेलेबल हैं प्रीलिम्स के स्पेसिफिक PT 730 है, टेस्ट सीरीज़ है, कोर्स ऑन साइंस एंड टेक का एंड जनरल साइंस है, कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, और भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल और ये सारी चीज़ें हैं। यू कैन डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप एंड सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे सारे कोर्सेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप और ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। 22 मिसिंग आफ्टर एवलांच हिट्स BRO प्रोजेक्ट साइट। तो एवलांच के ऊपर हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। एवलांच जो ये, अगर आप इस इमेज को देखोगे कि बहुत सारा जैसे बर्फ़ होता है ना पहाड़ों में और एकदम से नीचे की तरफ गिरता है, तो यहाँ ये बहुत तेज़ स्पीड से आता है और अगर ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो इट कैन कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्शन, बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है इट कैन कॉज। तो एवलांच क्या है, ये कई तरीके से हो सकता है। जैसे एक तो आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा स्नो, मास ऑफ स्नो, आइस और जो डेब्रिस है, डेब्रिस जो भी साथ में स्नो के साथ पत्थर और ये सब भी आएंगे और ये तेज़ी से जो माउंटेन्स है उससे नीचे आता है। तो एक तो स्लैब एवलांच है, जहाँ पे क्या है कि स्लैब एवलांच में जो कई सारी जो लेयर्स होती है स्नो की, वो ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है। एक पाउडर एवलांच है, जिसमें जो आप कह सकते हैं ड्राई स्नो है वो तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। और एक वेट एवलांच है, जहाँ पे जो मेल्टिंग स्नो है वो भी स्नो जैसे मेल्ट कर रहा है और मेल्ट करता हुआ जो स्नो है वो तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। तो ये 3 तरीके के आपके एवलांच होते हैं, स्लैब एवलांचेस, पाउडर एवलांचेस एंड देन यू हैव वेट एवलांचेस। अब इसमें कई सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एवलांच फॉर्मेशन में। एक तो वेदर कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो स्नो है वो डिस्टेबलाइज हो जाए। टेरेन किस तरीके से, बहुत एकदम सीधा सा ऐसा माउंटेन है और बर्फ़ ज़्यादा इकट्ठा हो गई तो नीचे की तरफ आएगी, तो टेरेन है। ह्यूमन एक्टिविटी है, जैसे स्कीइंग और ये स्नो बोर्डिंग, ऐसे कई एक्टिविटीज़ इंसानों के द्वारा की जाती हैं। दैट कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवलांच। जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट हो रहा है और उसमें कई सारे कार्य किए जा रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा जो अलॉन्ग द माउंटेन्स है, तो जो डिस्टर्बेंस कॉज होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगी, उसकी वजह से भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एवलांच। सेफ्टी के लिए क्या करना है, इस पर काफ़ी सारी रिसर्च भी चल रही है कई प्रकार की, कि जैसे अगर एवलांच की पॉसिबिलिटी तो पहले से पता चल जाए। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि अगर एवलांच है तो उस पर क्या सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे। और यहाँ पे जैसे कई सारे जो आपके उसके, जैसे ऐसी जगह पे अगर आप विज़िट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स हैं वो लेकर जो है वो जाना चाहिए। प्लस ये भी है कि इसमें मोबाइल ऐप्स के माध्यम से भी रियल टाइम अलर्ट मिल जाता है। जैसे उठा है अवलांच सेंटर करके है US के अंदर, तो वहाँ पे अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो तुरंत मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। फिर एक डिवाइस भी होता है, जैसे अवलांच होगा तो वो साउंड सायरन टाइप आने लग जाएगा, तो उससे भी जानकारी जो है वो बढ़ती है। तो जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो आपके लिए जा सकते हैं। देख सकते हैं इसरो का आदित्य L1 मिशन है। तो यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट याद रखना है कि जो L1 है ये क्या है, L1 लैग्रेंज पॉइंट है। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि जैसे सन है, कोई भी आपकी बॉडी है, तो वहाँ पे एक ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो इसको बैलेंस कर देगा। मतलब ऐसा पॉइंट होगा जैसे यहाँ भी ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है एक प्रकार का और यहाँ भी ग्रेविटेशनल पुल है, तो दोनों का इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ अगर आप लॉन्च करेंगे इस ऑर्बिट में तो उसमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आपके हो रहे हैं। तो ऐसा जो कई सारे पॉइंट्स हैं L1 L2 L3 L4, तो ऐसे लैग्रेंज पॉइंट कई सारे हैं। तो L1 जो लैग्रेंज पॉइंट है वहाँ पे आदित्य मिशन को लॉन्च किया गया, तो इसलिए इसका नाम आदित्य L1 जो है आपका रखा गया। अब एक कुछ टर्म्स देख लेते हैं। देखो, कुछ एक टर्म होता है जिसे कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। सोलर फ्लेयर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया कि जैसे गीला कपड़ा उसको ऐसे झटको तो क्या होता है, पानी की बूंदें आपके मुंह में आएंगी। ऐसे ही जो
सूरज होता है उसमें कई प्रकार की एक्सप्लोसिव एक्टिविटी होती रहती है, और इस वजह से क्या है कि बहुत सारे ऐसे चार्ज पार्टिकल्स भी रिलीज़ होते रहते हैं। विंड ब्लो करेगी, और विंड इन द सेंस कि जो एक्सप्लोजन उससे जो फोर्स निकलता है उसे ये चार्ज पार्टिकल तेज़ी से रिलीज़ करता है, और ये ट्रैवल करता है अक्रॉस द डिफरेंट लेयर ऑफ सन, और फिर ये आगे तक ये चार्ज पार्टिकल तक रीच कर सकते हैं, और इट कैन इंटरेक्ट विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से एक कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया है कि दैट कैन रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ऑरोरास के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है और सूरज से आ रहे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच का अगर इंट्रैक्शन होता है दैट विल रिजल्ट इनटू ऑरोरास फॉर्मेशन। अभी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं आपके, यू हैव डिफरेंट लेयर्स, आपका जैसे सन है इससे कई प्रकार के जो लेयर्स आपकी प्रेजेंट होती है। तो सूरज की तो जैसे आपका एक लेयर फोटोस्फीयर है, सन स्पॉट्स ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर जनरली लो होता है, और दूसरा जो एरिया है सन का उससे कंपेयर करें। फिर सोलर फ्लेयर्स हो गया, क्रोमोस्फीयर हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना होल हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कोर है, रेडिटिव जोन है, कन्वेक्शनल जोन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं। कोर एरियाज़ के बात कर रहे थे, जैसे आप देख सकते हो तो यहाँ पे ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपका जैसे कोर हो गया, फिर उसके बाद रेडिएटिव जोन ये आ गया, फिर उसके बाद कन्वेक्शनल जोन है। सबसे आउटर लेयर पे कोरोना आपका प्रेजेंट होता है, जो कि सूरज का सन का आप कह सकते हैं कि एक आउटर पार्ट के रूप में इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो आदित्य L1 मिशन ये सोलर मिशन ही मतलब सन को एक तरीके से ऑब्जर्व करने का इसका काम है। सितंबर 6 2023 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, और ये अपनी जगह पे पहुंचा था जनवरी 6 2024 के अंदर। इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, तो इसने एक सोलर फ्लेयर की इमेज ली है, फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर, जिसे कैर्नल नाम रखा गया है। फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर फ्लेयर जिसे कैर्नल कहा जाता है, और इस इमेज के अंदर कुछ चीज़ ऑब्जर्व जो है वो की गई है। तो क्योंकि जो जैसा हमारा एटमॉस्फेयर है, ऐसा जो लोअर सोलर एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से आपका ये लिया गया, तो इससे कुछ जानकारियाँ भी मिलेंगी। जैसे आउटर लेवल पे तो कोरोना है, इसके नीचे आपके पास फोटोस्फीयर है, क्रोमोस्फीयर है, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया कि जैसे सबसे इधर ये आपका क्या है फोटोस्फीयर है, फिर उसके बाद क्रोमोस्फीयर है, सबसे आउटर जो है उसे हम कोरोना जो है वो बोलते हैं। अब ये जो अभी ऑब्जर्व किया जो सोलर फ्लेयर है, ये कैटेगरी है जिसको X6.3 के रूप में कंसिडर किया गया। अब इसमें ये भी चीज़ कही गई है कि जो मतलब इंसाइट प्रोवाइड की गई कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे मान लो जो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ये कहा गया कि देखो ये डिफरेंट जो लेयर्स हैं सन के एटमॉस्फेयर में उससे ये पूरा ट्रेवल करती है, मतलब उसका जो इम्पैक्ट है ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ सन के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। जैसे प्रोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं। तो जो भी एनर्जी रिलीज़ होगी दैट हैज़ इफेक्ट अक्रॉस डिफरेंट लेयर्स ऑफ सन एटमॉस्फेयर। और ये इस बार यूनिकनेस क्यों इसमें है कि इट हैज़ डिटेक्टेड ब्राइटनिंग इन द नियर अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ रेंज। जो ब्राइटनिंग हुई है लगभग 200 से 400 नैनोमीटर, तो उस रेंज में जैसे कोई भी लाइट होती है उसकी सर्टन वेवलेंथ होती है, तो जो ब्राइटनिंग है ना वो जिस वेवलेंथ में जो नियर अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ रेंज में है उसको ऑब्जर्व आपका किया गया है। तो ये भी इसको यूनिक आपका बनाता है। दूसरा ये भी कहा गया कि अगर प्लाज्मा टेम्परेचर इन सोलर कोरोना, तो आप कह सकते हैं प्लाज्मा मतलब जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं वो आपके जो प्रेजेंट है, तो अगर जो भी है तो उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि जो फ्लेयर एनर्जी डिपोजिशंस हैं, मतलब एक जगह पे जो फ्लेयर एनर्जी आपकी सोलर फ्लेयर एनर्जी प्रेजेंट है वहाँ से कुछ चेंजेस होते होंगे, और वहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ होती होगी। इट कैन ट्रैवल, जो डिफरेंट लेयर्स हैं सन के एटमॉस्फेयर से, उससे कई प्रकार से ट्रैवल भी करती है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग रिवोल्यूशन इसमें ये भी कहा गया है कि इसको लोअर सोलर एटमॉस्फेयर में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है। एंड ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्लाज्मा का सोलर लेयर में, वो जैसे मान लो कि लोअर सोलर एटमॉस्फेयर है, लोअर सोलर जैसे मान लो फोटोस्फीयर हो गया, अब वहाँ लोअर सोलर एटमॉस्फेयर से फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और दैट एनर्जी विल ट्रैवल अक्रॉस द आउटर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है सूरज की, मतलब कोरोना की तरफ वो जो है वो ट्रैवल करेगी। तो ये चीज़ जो है वो आपकी ऑब्जर्व जो है पहली बार किया है। नेक्स्ट देखते हैं नेसेसिटी ऑफ मेन स्ट्रीमिंग वेटलैंड कंजर्वेशन। ये आपका एडिटोरियल का टॉपिक है, तो इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं तो इसको मैंने कंप्लीट टॉपिक को आपके लिए कर दिया है कि जैसे अलग अलग कंटेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करके पूरा कंप्लीट टॉपिक हो गया। तो जिससे कि आपका ये वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आता है जीएस पेपर 3 के अंदर, आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये जीएस पेपर 3
का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकता है, दैट इज़ वेटलैंड कंजर्वेशन। जो दलदली क्षेत्र होते हैं ना, जैसे वेटलैंड में ही कई सारे आपके देखोगे तो रामसर साइट्स के रूप में भी हम कंसिडर जो है उन्हें करते हैं। तो वेटलैंड जो है इसमें मतलब देखा जाए तो इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जो दलदली क्षेत्र आपके होते हैं। और एक तो कई सारे हैबिटेट है, और डाइवर्सिटी को सपोर्ट आपका कई लेवल पे करता है, इसका इकोलॉजी इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और ये क्षेत्रों में जब पानी आपका जाता है तो पानी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता है। कई स्टडी कहती है, जैसे चेन्नई में बहुत सारे जो वेटलैंड्स थे वहाँ पे बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन गए। तो पहले जैसे एक्स्ट्रा पानी होता था तो इन्हीं वेटलैंड्स के माध्यम से वो पानी नीचे चला जाता था, ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाता। बट अब क्या है, स्थिति बन गई है कि उस वेटलैंड्स में आपने जो है बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दिए। जब आपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर अगर खड़े कर दिए तो एक जो चीज़ देखने को मिलती है, जो हम कह सकते हैं, वो यही होता है कि फिर वो पानी नीचे नहीं जाएगा, वो पानी इकट्ठा होता जाएगा, दैट विल रिजल्ट इन टू फ्लडिंग। एक आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी होता है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, होम टू काउंटलेस स्पीसीज़, तो ये भी है कई सारी। तो क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के लिए सही है। फिर नेचुरल वाटर फिल्टर के रूप में भी काम करता है, वाटर को प्योरीफाई भी करता है, क्योंकि पानी इसी के माध्यम से नीचे जाएगा, नीचे अगर ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनेगा फिल्टर होकर ही जाएगा। फ्लड कंट्रोल में, क्योंकि पानी को एक तरीके से एक तरीके से रोकेगा और रोक के फिर उसे ग्राउंड वाटर में ट्रांसफ़र कर देगा, तो पानी इस टाइप से इकट्ठा नहीं होगा, तो फ्लड कंट्रोल में काफ़ी हेल्प करेगा। अब इसमें कई तरीके के, जैसे मार्शेस होते हैं जिसमें कई प्लांट्स रहेंगे, दलदली क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, ये मेनली रिवर के किनारे या कोस्ट लाइन के किनारे होते हैं। फिर स्वैम्स होते हैं, तो इसमें वुडी प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे ये कोई फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर एरिया हो सकता है, और कई सारी वाइल्ड लाइफ इसके आसपास प्रेजेंट होती है। फिर ये बॉक्स होते हैं, ये एसिडिक वेटलैंड्स हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत सारी स्पेशलाइज्ड प्लांट और एनिमल्स, उनका ये एक आप कह सकते हो यूनिक हैबिटेट के रूप में होता है। और एक्यूमुलेट पीट्स बहुत सारे, जैसे आप पत्तियां हैं या दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से इकट्ठा होते रहते हैं, और इकट्ठा होते होते धीरे धीरे उसका बायोडिग्रेडेशन होता है, इसलिए इसका एसिडिक नेचर भी हो जाता है। तो बॉक्स को एसिडिक वेटलैंड्स भी हम कहते हैं। बट इकोसिस्टम ओवरऑल देखोगे तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। रोल जो है देखा जाए वेटलैंड्स का इकोसिस्टम में, तो वाटर प्योरिफिकेशन, कार्बन स्टोरेज और हैबिटेट के लिए इंपॉर्टेंट इसका रोल है। और वेटलैंड की बात करें तो कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 12.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के आसपास जो एरिया उसको कवर करता है, 6% जो अर्थ सरफेस का, और ये रिस्पॉन्सिबल है लगभग 40.6% ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका फरवरी 2 को सेलिब्रेट आपका किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो वेटलैंड्स उन्हें रामसर साइट के जो आपका कन्वेंशन है रामसर साइट का, उसके अंडर कंसिडर किया जाता है। 1971 से रामसर कन्वेंशन को फॉलो किया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उन्हें रामसर साइट के रूप में कंसिडर किया जाता है, जिसके लिए काफ़ी सारे देश भी एफर्ट करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी फंडिंग आती है, जिसके माध्यम से ऐसे जो वेटलैंड्स हैं उनका कंजर्वेशन आपका किया जाता है। 2023 का जो थीम है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फ्रॉम आवर कॉमन फ्यूचर्स, ये देखा जाए तो जो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर ये आपका थीम था। एंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी आप कह सकते हैं कि इसमें अगर आप SDGs जो गोल है, 17 गोल है, 169 टारगेट्स हैं, तो उनमें भी वेटलैंड कंजर्वेशन एक महत्वपूर्ण है वेटलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंटेक्स्ट में। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या सबको साथ मिलकर, मतलब सारे जो देश हैं उनको एफर्ट लेना पड़ेगा, और वो जो है आपका वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए काम कर सकता है। कई सारे सिग्निफिकेंस के बावजूद भी इन्हें काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने, लगभग 50% वेटलैंड्स हैं वो लॉस्ट हो चुके हैं। जैसे इसके पीछे एक रीज़न अर्बनाइजेशन है, जैसे मैं आपको चेन्नई का बताया कि चेन्नई में भी अर्बनाइजेशन तेज़ी से बढ़ता रहा है। अर्बनाइजेशन या किसी भी जगह अर्बनाइजेशन, तो उसको एनक्रोच करके वहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हो, तो ये कंसर्न है। पोल्यूशन है, कई सारे इंडस्ट्री का वेस्ट आ रहा है या एग्रीकल्चर का वेस्ट, जिसमें फर्टिलाइज़र और केमिकल प्रेजेंट होंगे, वो वेटलैंड पे जाएगा और इससे पूरे जीव खत्म हो जाएंगे, आसपास की डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, और पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कि जो वेटलैंड है दैट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। एक आपका वेटलैंड एक्सटेंट थ्रेट इंडेक्स भी होता है, जिसमें कई प्रकार के कि हमें कितना लॉस कर चुके हैं उसको हाईलाइट किया जा रहा है, और इसमें हाईलाइट भी किया गया है कि जो वेटलैंड सरफेस एरिया है वो तेज़ी से आपका डिक्लाइन कर रहा है बाय लाइक 35% 1970 से 2015 में इतना डिक्लाइन देखने को मिला है। फिर इंडिया के में देखा जाए तो लगभग 75 रामसर साइट्स हैं जो कि ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। रामसर साइट्स की अगर बात करें वो 8% टोटल वेटलैंड्स हैं, मतलब 75 हम कंसिडर करते हैं, बट इससे ज़्यादा आपके पास हैं, लगभग 800 के आसपास वेटलैंड्स हैं, इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं। सबको तो कंजर्व नहीं कर सकते, बट हाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट किया जा सकता है। मुंबई में 71%, मुंबई में ही देखा जाए तो लगभग 71% जो वेटलैंड्स हैं उनका लॉस हो चुका है। तो बहुत सारे हमें कंजर्वेशन का एफर्ट जो है वो लेकर आना पड़ेगा, अदरवाइज कई सारे इश्यूज रहेंगे।
अब देखा जाए क्या है कि वेटलैंड्स को सिर्फ ऐसा नहीं सोचना कि यार ये एक ज़मीन है, इसमें दलदली क्षेत्र है, इंसान के किसी काम के नहीं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, सामाजिक लेवल पे भी और आर्थिक लेवल पे भी है। कई इंपॉर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो हमें जीने के लिए चाहिए, प्लस क्लाइमेट चेंज को भी रोकने में इसका एक महत्वपूर्ण रोल आपका रहता है। जैसे अगर देखा जाए तो वेटलैंड फिशरीज़ है, एग्रीकल्चर टूरिज्म में मदद करता है, तो इसके आर्थिक इसका बेनिफिट आपका हो गया। क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, क्लाइमेट इम्पैक्ट के बेसिस पे वो अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो ये एक बफर का काम करता है। तो वेटलैंड मतलब किसी भी जगह पे दलदली चाहिए तो वहाँ पे वो पूरा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करेगा, पानी अवेलेबल रहेगा, तो जो भी इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको रिडक्शन में हेल्प करेगा। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम खुद से जो है करना चाहें। तो अभी हाल में ही मेघालय हाई कोर्ट का रिसेंट इनिशिएटिव है कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड है हमारे इकोसिस्टम में बहुत है, और वर्ल्ड वेटलैंड डे है ही, तो उस कंटेक्स्ट में सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्रयास करते रहें। अब इसमें आर्टिकल्स में मेघालय कंटेक्स्ट में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, बट हमने ओवरऑल पूरे कंटेक्स्ट में देख लिया। तो अगर इससे इतने पॉइंट्स अगर आपको याद है तो कभी भी वेटलैंड कंजर्वेशन और इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स दैट विल शेप इंडिया का जो एआई एम्बिशन है, उस पर ये एडिटोरियल जो है वो आपका है। तो एआई एम्बिशन है, देखो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसको कैसा इस्तेमाल करना है, उसके लिए सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, अवेयरनेस, बहुत सारी चीज़ें आपकी बनती है, तो उसको हम कैसे मीट करते हैं। तो एआई रेस की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि इन वाइब्रेंट टेक इकोसिस्टम ऑफ बेंगलुरु, जो रेस है फॉर एआई डेवलपमेंट जो है, अगर देखा जाए तो जो टेक इकोसिस्टम है तो वहाँ पे जैसे एआई डेवलपमेंट मतलब क्योंकि बेंगलुरु में देखोगे तो काफ़ी सारे आईटी प्रोफेशनल्स आपके होते हैं, तो वहाँ पे भी कई प्रयास किए भी जा रहे हैं, कई लोकल प्रोजेक्ट्स भी रन कर रहे हैं। बट इसमें एक चीज़ ये देखना है कि एक बड़ा राइवल जो भारत के लिए आ रहा है वो है चाइना। एआई सिस्टम डेवलप भी करना है तो उसकी जगह मान लो आउटसोर्सिंग वो चाइना को ज़्यादा देंगे, क्योंकि कई जो मतलब आपके पास डेटा हो गया ट्रेन करने के लिए एआई को, या सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है तो बेटर डेवलप्ड वहाँ पे है, तो एक स्किल्ड वर्कफोर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे लिए फ्यूचर में चैलेंज भी बनेगा। अभी तो जैसे मान लो आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है कुछ है, या उसको रन करना है, तो हमारी कई आईटी बड़ी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं, बट हो सकता है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो चीज़ें चाइना के पास जा सकती हैं, मतलब जो हमारा आईटी सर्विस के माध्यम से हम जो अर्निंग है वो आपका रिड्यूस हो सकता है। तो एक तो ये है कि स्किल जो इंडिया के को ध्यान में रखना है, एक तो स्किल्ड वर्कफोर्स वर्सेस कैपेबिलिटी। तो इंडिया के जो डेवलपर्स है उनका टैलेंट तो है, और बट जो एक एडवांस कैपेबिलिटी की बात करें उसकी थोड़ी कमी है, मतलब क्योंकि एडवांस कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है। चाइनीज़ कॉम्पिटिटर मतलब इसी में आगे हैं, कैपेबिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज उनके पास ज़्यादा है, तो मतलब हमारे पास टैलेंट है, बट उस टैलेंट को यूटिलाइज़ करने के लिए जो आपको टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ की बात करें उसकी कमी है। तो इसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा अगर हमें इंटरनेशनल डिमांड को मीट करना है, या इंटरनेशनल जो भी क्लाइंट्स हैं उनके नीड को पूरा करना है। चाइनीज़ फर्म को हमें आउटबीट करना है, क्योंकि जैसे मान लो कोई बड़ी कंपनी है और वो एआई सिस्टम में ऐसा कुछ डेवलप करना चाहता है, तो दे विल गो फॉर चाइना। क्यों? क्योंकि उनके पास टैलेंट भी है, उनके पास कैपेबिलिटीज़ भी है, उनके पास टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, तो या इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेटर है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च डेवलपमेंट में आपका ह्यूज है, तो इस वजह से उनके पास ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। तो उनका जो सिस्टम है वो भी बहुत रोबस्ट रहेगा, वो ज़्यादा सर्विसेज ऑफर कर सकता है। तो अब ये हमारे आईटी कंपनी के लिए बहुत मतलब आईटी जो इकोसिस्टम है उसके लिए आसान नहीं होगा, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि हम कैसे चाइना फर्म को आउटबीट करते हैं। तो एक तो देखा जाए कि हम कई सारे लेवल पे इनोवेशन और ये सब पे फोकस कर रहे हैं, जो कंपटीशन चाइना, यूएस और साउथ ईस्ट एशिया में है उसको मीट करने का प्रयास करना चाहते हैं। इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है बहुत सारे रेगुलेशन से आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होता है, बहुत सारा रेगुलेशन है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन होता है तो इससे इनोवेशन कहीं ना कहीं रुक जाता है। एंड यहाँ पे ये भी है कि किस तरीके से हम प्रेफर करते हैं लोकल वर्सेस फॉरेन एआई प्लेटफॉर्म्स, किसको प्रेफर हम करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि इंडियन फर्म्स हैं वो क्या इस्तेमाल कर सकती है, लोकल या फॉरेन एआई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकती है, या कैसे वो डेवलप करते हैं, चाहे डेटा को एक्सेस करना है इन सब में। तो उसमें अगर बहुत अधिक रेगुलेशंस है तो अपने मतलब उससे रिलेटेड अपना एक तरीके का चैलेंज होगा। उन चैलेंजेस को हम कैसे मीट करते हैं, दैट वी हैव टू सी। ओवर रेगुलेशन से इनोवेशन काफ़ी हद तक जो है वो असर करता है। तो स्ट्रेटजिक इनसाइट देखा जाए तो इफेक्टिवली कम्पीट इंडियन कंपनीज मस्ट नॉट ओनली इनोवेट, मतलब उन्हें इनोवेट ही नहीं बट ये भी देखना है कि जो रेगुलेटरी टेरेन है उसके प्रति भी उन्हें पूरे तरीके से अडाप्ट होकर जो है वो चलना है। नेक्स्ट देखते हैं चैलेंजेस फेसिंग, क्या क्या चैलेंजेस हैं फेस किया जा रहा है। तो जॉब लॉसेस
देखने को मिल रहा है, जो क्योंकि देखो एआई सिस्टम जैसे जैसे अडॉप्ट किया जा रहा है तो बहुत सारे लेवल पे आप कह सकते हैं कि जो इंसान कार्य करते थे, मान लो टेस्टिंग ही करनी है किसी का, तो वो एआई के द्वारा किया जा रहा है। और वो चीज़ जो है आपका कहीं ना कहीं एआई की जगह आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एआई की जगह मतलब इंसान की जगह एआई सिस्टम कर रहा है, तो इससे जॉब लॉस और ये सब भी चैलेंजेस आपके बनते हैं। प्लस ये भी है कि डिसीजन मेकिंग जो एक पर्टिकुलर कोडिंग है उसके माध्यम से की जा रही है, तो वहाँ पे भी आप वी कैन से कि ओवरऑल लेवल पे जो ह्यूमन लेबर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कई प्रकार के। अब देखो ये भी एक चीज़ कही जाती है कि जो एल्गोरिदम है अब उसमें किस प्रकार का डेटा है, किस प्रकार की कोडिंग है, तो अगर कुछ ऐसा बायस्ड डेटा और ये सब यूज़ होगा तो आउटकम भी बायस्ड आपका हो सकता है। डीप फेक का भी बहुत एक थ्रेट है। एआई जनरेटेड वीडियोस हैं जो सही नहीं होंगे बट देखने में बहुत ही सही आपको लगेंगे, आपको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इससे कई प्रकार की समाज लेवल पे, आर्थिक लेवल पे इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। कोई भी ऐसा इमेज, फोटोज़ या वीडियोज़ क्रिएट किया जा सकता है जो कि कहीं ना कहीं टेंशन कम्युनिटीज़ के बीच में भी इंक्रीज जो है वो कर सकता है। अब क्या है कि जैसे यहाँ रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज इन एआई एडॉप्शन, तो यहाँ पे कंप्लेंट्स अगेंस्ट टेक जायंट्स, इंडियन स्टार्टअप्स ने कई चीज़ें का हाईलाइट भी कि इंडिया स्टार्टअप फ्रिक्वेंटली फील ओवर शेडोड बाय द डोमिनेंस ऑफ फॉरेन टेक जायंट्स। तो अब हमारे कई छोटे जो मान लो स्टार्टअप्स हैं अब वो इस एरिया में काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्पीट विद द फॉरेन टेक जायंट, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेटा है, स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, प्लस ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, प्लस मार्केट है, प्लस पूरा प्लेटफॉर्म उनके पास है, और दूसरे टेक जायंट के साथ कोलैबोरेट करके वो अपना डोमिनेंस मेंटेन करना चाहते हैं। तो इस स्थिति में हमारी जो छोटी कंपनीज या स्टार्टअप्स होंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉम्पीट। जैसे पूरा गूगल ही अगर उसने टेक जायंट्स के साथ ही सारा डेटा शेयर कर दिया तो वो आसानी से जो भी एआई बनाएंगे उसमें आउटपुट बेटर होगा इन कंपैरिजन टू स्टार्टअप्स। रेगुलेटरी प्रेशर की बात करें तो ये भी लाइक वाइल रेगुलेटरी प्रेशर में सीम्स लाइक मेयरली टारगेटिंग जायंट्स, मतलब अगर हम रेगुलेशन के माध्यम से जो बड़े जायंट्स हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं तो वो भी इतना सस्टेनेबल में भी ना हो। तो ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स हैं वो मोनोपोली तो रखते ही हैं, लेकिन सिस्टम को रन करने के लिए या एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन टेक जायंट्स का भी जरूरत है। तो एक बैलेंस कैसे किया जा सके और फिजिकल स्पेस में एक जो मतलब आप कह सकते हैं प्रॉपर कंपटीशन जो है वो चले, ऐसा थोड़ा सा इंश्योर करना है। अब इंडिया की अब जो यूनिक पोजीशन है तो यहाँ पे हम एक लीडिंग आईटी हब रहे हैं और हमारे पास अब इसे आईटी से एआई की तरफ हमें जाना है। इसमें जो ग्लोबल कंपटीशन इसको फेस करते हुए और देखना है कि कैसे जो अवेलेबल रेगुलेशंस है वो तो ठीक ही है, प्लस इनोवेशन करते हुए जो एक एआई बेस्ड लैंडस्केप है उसमें भी हमें अच्छा बन के आना है। तभी हम जो विश्व के बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनके नीड्स को पूरा जो है वो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एज को मेंटेन करने के लिए इंडिया को आउटडेटेड रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा हटाना भी पड़ेगा। एआई अडॉप्शंस और तो होना ही चाहिए, प्लस इथिकली एआई जो इथिक्स बेस्ड हो, एआई जो रिस्पॉन्सिव हो, रिस्पॉन्सिबल हो, उसकी तरफ हमें जाना है। तो इनोवेशन और रेगुलेशन बैलेंस करके जो है वो हमें प्रोसीड करना है। सो यहाँ पे जैसे इंडिया सीख सकता है, जैसे ईयू है वहाँ पे स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं जिसमें सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एआई मिसयूज़, तो एक ये भी है। यूएस में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो हम दोनों को सीख के बैलेंस आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ईयू की तरह बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो मतलब स्ट्रिक्ट हो जाएं और यूएस की तरह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए, तो दोनों का बैलेंस करके हम चल सकते हैं। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जो भी एआई सिस्टम है उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना हो, ओवरऑल सिस्टम उससे अफेक्ट ना हो। तो अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हैं तो पीटी ये कोर्सेस आप देख लो, पीटी 730, और 2025-26 के लिए भी इंपॉर्टेंट कोर्सेस आएंगे, फाउंडेशन बैच होगा, तो इस जल्द मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। आंसर राइटिंग भी होगा, एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑलरेडी आपका चल रहा है उसको आप गो थ्रू हो सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल भी आएगा। तो ये सारे कोर्सेस आप देख लो, पॉलिटिक्स है, हिस्ट्री का है, बहुत सारे कोर्सेस हैं। जैसे क्रैश कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, 2 साल करंट अफेयर करना तो पीटी 730 है। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ये आप देख लो, ये कोर्स क्रैश कोर्स है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। 2 साल का करंट अफेयर पीटी 730 के अंदर है। APFC का कोर्स भी है आपका जो जल्द आने वाली है वैकेंसी। उसके बाद पीटी 730 हिस्ट्री रिवीजन बिट कंप्लीट कोर्स ऑन जनरल साइंस सुपर रिटन सीरीज, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात करें तो ये आपका कवरेज है पूरा, लगभग 35 लेक्चर्स है। इसके बाद सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर लें और इस सेशन का PDF का लिंक भी टेलीग्राम चैनल अलग से है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, ये इसका लिंक है। और सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर भी जाके आप जो PDF है
मैगजीन है, फ्री मैगजीन और कंटेंट, मेंस क्वेश्चंस, ये सब का आप देख सकते हैं। ये आपका टॉपिक है क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया, मोरल और इकोनॉमिक। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।